पग पर है संग तुम्हारे। अन्नदाता लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे। अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं चित्रा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के अंक में आपके लिए। किसान मेले की मुख्य झलकियां। तरबूज एवं खरबूज की उन्नत किस्में एवं बुवाई विधि पर जानकारी। किसान बंधुओं, आपका साथी, सहयोगी, मार्गदर्शक अन्नदाता आपको प्रतिदिन नवीनतम कृषि तथा कृषि सह व्यवसायों से जुड़ी जानकारी से अवगत कराता है, जिसके अंतर्गत आज हम आपको राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर द्वारा आयोजित 14 से 16 मार्च तक किसान मेले की मुख्य झलकियों तथा कृषि तकनीकों एवं कृषि से जुड़ी आधुनिक जानकारियों को दिखाएंगे। क्योंकि कुछ किसान भाई किन्हीं कारणवश किसान मेले में नहीं पहुंच पाए, जिससे उनको इस मेले में दिखाई गई रोचक और ज्ञानवर्धक महत्वपूर्ण जानकारियां नहीं मिल पाई। इसीलिए हमारे संवाददाता ने इस मेले में पहुंचकर मेले में दी गई सारी जानकारियों को अपने कैमरे में कैद किया है। तो इसके लिए देखिए अन्नदाता कार्यक्रम की ये विशेष प्रस्तुति। पर इस 3 दिवसीय किसान मेला उन्नत तकनीक लाभकारी कृषि के पुनीत अवसर पर माननीय श्री विजय प्रकाश जी, कृषि उत्पादन आयुक्त बिहार सरकार का, कुलपति जी की तरफ से, विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से, पूरे राज्य से आए हुए किसान भाइयों तथा महिलाओं की तरफ से, छात्र छात्राओं की तरफ से हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। में उन्नतशील कृषि तकनीकों का प्रदर्शन किया जा रहा है, जिससे हमारे किसान भाई उसको अपना करके ज़्यादा से ज़्यादा उसको अपने खेतों में उतार सकें। इससे एक तरफ तो कृषि की उत्पादकता बढ़ेगी, दूसरी तरफ उनको जो है लाभ मिलेगा कृषि से। इस मेले के अंतर्गत हमारा जो यूनिवर्सिटी और ICR संस्थान है वो 51 स्टॉल जो है
का प्रदर्शन लगा हुआ है। साथ ही फार्म मैकेनाइजेशन जो कृषि यांत्रिकरण से संबंधित जो है वो हमारे 27 स्टॉल जो है यहाँ पर लगे हुए हैं और खाद और बीज की बिक्री की व्यवस्था और विभिन्न कंपनियों की जो है वो 37 स्टॉल हमारे पास जो है इस किसान मेले में लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त और भी जो फूड और जो और व्यावसायिक संस्थानों से हमारे पास प्रदर्शन आए हुए हैं उनकी संख्या 11 के लगभग है। 4 इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक और सिंडिकेट बैंक के साथ साथ जो है इंश्योरेंस का एक स्टॉल आया है। तो 4 हमारे पास जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के स्टॉल लगे हुए हैं और उसके अलावा हमारे 5 शुगर मिल जो है बिहार के 5 शुगर मिल के स्टॉल भी इस किसान मेले में भाग ले रहे हैं किसान मेले में। अच्छा लग रहा है जी। अभी हम लोगों ने हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स को देखा और मशरूम को देखा। इन दोनों बहुत ही बढ़िया प्रदर्शनी लगाई गई है और मुझे यह जानकर बेहद खुशी हुई कि अब किसानों के बीच में ये सब चीज़ें काफ़ी पॉपुलर हो रही हैं और जो नए टेक्निक्स हैं उसको किसान एडॉप्ट करते जा रहे हैं। मशरूम का जो ग्रोथ हो रहा है वो बहुत ही संतोषप्रद और अच्छा है। 302 ग्राम का एक आलू आया था। तो इसी तरह से अभी केला और पपीता का प्रदर्शनी होने जा रही है। यहाँ पर एक ही स्थान पर किसानों को पशुपालन से संबंधित, मछली पालन से संबंधित, कृषि से संबंधित, गृह विज्ञान से संबंधित, मशरूम से संबंधित, यांत्रिकी से संबंधित सभी चीज़ों के बारे में एक ही स्थान पर उनको सारी जानकारी दी जा रही है, जिससे उनका ज्ञानवर्धन हो और ज्ञानवर्धन होने के बाद वो अपनी खेती को जैसे कर रहे हैं उससे अच्छे ढंग से कर सकेंगे और उनके उत्पादन में वृद्धि होगी, दोगुनी वृद्धि हो सकती है और उससे भी अधिक वृद्धि कर सकते हैं, जिससे उनकी अपनी आर्थिक स्थिति तो सुधरेगी ही, साथ ही साथ देश के लिए भी एक बहुत ही बड़ा इनका योगदान होगा। साथ ही साथ मेले में इस बार जो है कुछ और अलग ढंग की व्यवस्थाएँ की गई हैं, जिससे हम किसानों के लिए किसान गोष्ठी का आयोजन तो करते ही करते हैं, लेकिन इस बार जो है जो हमारे क्षेत्र के जिले के बिहार के किसान हैं, जो प्रगतिशील किसान हैं, जिनको किसान श्री से सम्मानित किया गया है या अभिनव किसान पुरस्कार से राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय से सम्मानित हैं, हम उनको भी इस मेले में बुलाए हैं, जो कि वो अपना अनुभव कैसे उन्होंने सफलता हासिल की वो किसानों के बीच में सुनाएंगे और हमारे किसान उससे निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। हम लोगों ने एक इस तरह से छात्रों के लिए भी एक कार्यक्रम रखा है, कृषि शिक्षा के प्रति कैसे जागरूक हों, क्योंकि आगे आने वाले समय में जो है उन्हीं के हाथों में देश की कृषि है। सबसे ज़्यादा फोकस जो है हम लोग का यहाँ कृषि और यांत्रिकरण, ये 2 चीज़ों पर बहुत अधिक फोकस कर रहे हैं। देखिए किसान भाई, मशरूम की खेती अब सालों भर हो रही है। उसके अंतर्गत ओयस्टर की खेती तो सालों भर हो जाती है। बटन की खेती अक्टूबर में खाद बनाते हैं, नवंबर में बुआई करते हैं, फरवरी और इस वर्ष तो मार्च तक उसकी खेती अच्छे ढंग से होगी। क्यों? क्योंकि बटन के लिए कम से कम तापक्रम जो होता है वह 15 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री। तो इस दिशा में काफ़ी अच्छा हमारा खेती हुआ। तीसरा, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अनुशंसित और यहाँ से विकसित की गई राजेंद्र मशरूम दूधिया 1 जो आपको गर्मियों में होता है अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक। इसकी क्षमता काफ़ी है और इसका स्वाद बहुत ही अच्छा है, जिसे कि किसान काफ़ी लाइक करते हैं। किसान मेला 2015 में आप लोग का स्वागत है। ये मुर्रा बेफेलो है। मुर्रा नस्ल दुनिया में सबसे बढ़िया नस्ल है भैंस का और इसका दूध प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है। मुर्रा नस्ल का एक खासियत यह है कि ये इंडिया के क्लाइमेटिक जोन के लिए सबसे बढ़िया कंड्यूसिव है। यहाँ इस बार मशरूम की खेती का विशेष रूप से प्रशिक्षण और प्रदर्शन किया जा रहा है, तो हमने अपने क्षेत्र की महिलाओं को भी यहाँ लेकर के आए हैं और हम सारे स्टॉल पर घुमाएं ताकि महिला लोग भी जागरूक हो सकें। तरबूज और खरबूज की खेती प्रदेश के बहुत से किसान करते हैं।
इसके फल स्वादिष्ट एवं पौष्टिक गुणों से भरपूर होने के कारण गर्मी में हर घर में इसकी मांग रहती है। तो जो किसान इसकी खेती करना चाहते हैं वो इसकी बुआई कर सकते हैं। इसीलिए खरबूज की कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं और कैसे इसकी बुआई करें, इस विषय पर जानकारी के लिए हमारे बीच उपस्थित है विषय विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव। किसान भाइयों, खरबूज एवं तरबूज की खेती मिठास के कारण इनको जो है पसंद किया जाता है। इसमें विटामिन ए, बी और सी पाई जाती है। इसका प्रयोग मूत्र विकार में हितकारी रहता है। तो एक बहुत अच्छी फसल है जिसको किसान भाई ले सकते हैं। लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण घटक आता है वो इसका गुणवत्ता का आता है। खरबूजा गोल जिसका वजन 500 से 700 ग्राम हो, कसा हुआ गूदा हो, अच्छा पसंद किया जाता है। जहाँ तक तरबूज की बात है, गोल तरबूज जिसका वजन 2 से 4 किलोग्राम हो, कम बीज हो तथा बीज एक ही पंक्ति में हो, ऐसा तरबूज पसंद किया जाता है। तो एक गुणवत्ता युक्त उत्पादन हम तभी कर पाएंगे जबकि जितने भी खरबूज और तरबूज की तकनीकी उपलब्ध है उसका सभी का हम समावेश अपनी खेती में करेंगे। तो सर्वप्रथम बात आती है भूमि का चयन। भूमि का चयन ऐसा करना चाहिए जहां पर जल भराव न हो, भूमि में जीवांश पदार्थ की मात्रा पर्याप्त हो और बलुई दोमट भूमि जो खरबूज और तरबूज के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। खेत की तैयारी के लिए 4 से 5 गहरी जुताई की जाती है तथा प्रत्येक जुताई के पश्चात आवश्यकता अनुसार पाटा लगाकर मिट्टी की एक कणीय संरचना बना दी जाती है ताकि उसमें पौधे भली भांति पनप सके। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण घटक आता है प्रजातियों का। जहाँ तक खरबूजा की बात है, इसमें जो मुक्त परागित किस्में आती हैं उसमें काशी मधु, पूसा मधुरस, हरा मधु, ये मुक्त परागित किस्में हैं खरबूजा की। इसके साथ साथ कुछ संकर प्रजातियां भी हैं जैसे पंजाब शंकर, ये एक बहुत अच्छी उत्पादन देने वाली प्रजातियां हैं। और इसके साथ साथ निजी कंपनियों वाले के भी पर्याप्त मात्रा में आपको बाजार में बीज मिलेंगे। तो एक अच्छी कंपनी का आप बीज का चयन कर सकते हैं। जहाँ तक तरबूज की बात है, इसमें भी 2 तरह की किस्में हैं, एक मुक्त परागित किस्में, दूसरा संकर किस्में। मुक्त परागित किस्में में सुगर बेबी, अर्का मानिक, दुर्गापुर मीठा एक अच्छी प्रजातियां हैं। तीनों प्रजातियों को काफ़ी पसंद किया जाता है। जहाँ तक संकर प्रजाति की बात है उसमें अर्का ज्योति एक अच्छा उत्पादन देने वाली प्रजातियां हैं। और खरबूजा की भांति तरबूज में भी निजी कंपनियां की पर्याप्त मात्रा में संकर और मुक्त परागित किस्में का बीज बाजार में उपलब्ध है। किसी भी विश्वसनीय निजी कंपनी का आप किसान भाई बीज खरीद सकते हैं। इसके पश्चात बात आती है बीज दर की। जो खरबूजा है वो 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से तथा तरबूज 3.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज का प्रयोग किया जाना चाहिए। यदि किसान भाइयों ने किसी प्रमाणित स्रोत से अच्छी अंकुरण क्षमता वाला एक बीज खरीदा है तो वहां पर आपको बीज उपचार करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन आपने किसी ऐसे अन्य स्रोत से खरीदा है या स्वयं का बीज प्रयोग कर रहे हैं तो ऐसी दशा में बुआई से पूर्व बीज का शोधन करना नितांत आवश्यक है। बीज का शोधन करने के लिए कार्बेंडेजिम 3 ग्राम मात्रा का प्रति किलोग्राम बीज की दर से मिलाकर उसका उपचारित किया जाना चाहिए। लेकिन बुआई से पूर्व बीज को खरबूजा एवं तरबूज के बीज को पानी में भिगोना नितांत आवश्यक है, क्योंकि खरबूज एवं तरबूज का जो बीज है ऊपर का छिलका बहुत कड़ा होता है, उसका अंकुरण प्रभावित होता है। यदि किसान भाई पानी में भिगोकर बोएंगे तो एक अच्छा जमाव होता है। खरबूजे के लिए 3 से 4 घंटे का समय जो पानी में भिगोने का है वो पर्याप्त रहता है। लेकिन जहाँ तक तरबूज की बात है उसका छिलका बहुत अधिक कड़ा होने के कारण तरबूज के बीज को 10 घंटे तक पानी में भिगोया जाता है। 10 घंटे तक पानी में भिगोने के पश्चात ही जब बीज हल्का सा सूखने लगे तब उसकी बुआई की जाती है। जहाँ तक खाद एवं उर्वरकों की बात है, खेत की अंतिम जुताई के समय ही 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रयोग की जाती है। और इसके साथ साथ जो नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास की मात्रा है वो यद्यपि मिट्टी परीक्षण के आधार पर प्रयोग किए जाने चाहिए। यदि मिट्टी का परीक्षण नहीं हो पा रहा है तो 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास को प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग किया जाना चाहिए। 1/3 नाइट्रोजन की मात्रा तथा फास्फोरस एवं पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय नालियों में प्रयोग किया जाता है।
नाइट्रोजन की शेष 1/3 मात्रा को बुआई के 25 से 30 दिन पश्चात तथा 1/3 मात्रा को 40 से 50 दिन पश्चात खड़ी फसल में प्रयोग किया जाता है। खड़ी फसल में नाइट्रोजन का प्रयोग करते समय यह अवश्य ध्यान रखें कि मिट्टी में जो है पर्याप्त नमी बनी रहे। जहाँ तक बुआई की विधि की बात है, खरबूजा की 1.5 से 2 मीटर की दूरी पर 30 से 40 सेंटीमीटर चौड़ी नाली बना लेते हैं। बीज को नाली के किनारे 50 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर 1.5 से 2 सेंटीमीटर गहरा उसकी बुआई की जाती है। जहाँ तक तरबूज के बुआई विधि की बात है, तरबूज की बुआई विधि खरबूजा के तुलनात्मक थोड़ा सा लाइन से लाइन की दूरी अधिक रहती है। तो तरबूज के लिए 2.5 से 3 मीटर की दूरी पर 40 से 50 सेंटीमीटर चौड़ी नाली बना लेते हैं तथा बीजों को इन नाली के किनारे पर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर 2.5 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर इनकी बुआई की जाती है। जहाँ तक खरपतवार प्रबंधन की बात है, जहाँ पर अत्यधिक खरपतवारों का प्रकोप हो वहाँ पर खरपतवार नाशी रसायन पेंडामेथिलिन 3.3 लीटर मात्रा को प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 48 घंटे के अंदर लगभग 1000 लीटर पानी में मिलाकर भली भांति छिड़काव कर दें। छिड़काव इस प्रकार करें कि पूरे खेत पर एक फिल्म, एक परत के रूप में बन जाए। यदि पेंडामेथिलिन का प्रयोग किया जाता है तो लगभग 30 दिन तक ये खरपतवारों को नियंत्रण करता है। इसके पश्चात 30 से 35 दिन बाद एक बार हाथ से खुरपी के द्वारा खरपतवारों को निकाल दिया जाता है। जहाँ तक पादप वृद्धि नियामकों की बात है, यदि इन पर जिब्रेलिक एसिड का 25 ppm का 2 बार पर्णीय छिड़काव किया जाता है। एक बार जब 2 पत्ती वाली अवस्था हो और दूसरी बार 4 पत्तियों वाली अवस्था पर यदि इसका छिड़काव किया जाता है तो उत्पादन में वृद्धि होती है। और अब यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। मछली पकड़ने की तकनीक पर जानकारी। अधूरे ख्वाबों की पूरी पड़ताल इस समय पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मत्स्य पालन अति लाभदायक सह व्यवसाय है और इसीलिए इस व्यवसाय से अच्छा लाभ अर्जित करने के लिए मत्स्य पालक का मछली पकड़ने का तकनीकी ज्ञान होना अति आवश्यक है। अतः इसके लिए आवश्यक है कि हम मछलियों को पकड़ते समय उसका उचित वजन, पकड़ने की विधि पर विशेष ध्यान दें। नहीं तो पकड़ने में किसी प्रकार की भी लापरवाही के फलस्वरूप मछलियां घायल हो जाती हैं और बाजार जाते जाते सड़ने लगती हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि मत्स्य पालन से भारी हानि का सामना करना पड़ता है। इसीलिए मछलियों का अच्छा बाजार मूल्य प्राप्त करने हेतु मछलियों की उचित बढ़वार की पहचान और मछली पकड़ने की विधि के बारे में जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ। मत्स्य पालकों के लिए एक बहुत ही ज़रूरी बात जो हमारे सामने है वो यह है कि हम मछली पालन का व्यवसाय तो शुरू करते हैं, तालाब में मछलियां हमारी तैयार भी हो जाती हैं और हमें ये अनुमान लगाना कठिन हो जाता है कि किस समय हम मछलियों को तालाब से निकालें, कौन सी उम्र उनकी होनी चाहिए, कौन सी साइज होनी चाहिए, कितने वजन तक की मछलियाँ हम निकालें और किस विधि से निकालें और किस विधि से बाजार तक ले जाएँ जिससे कि हमें अधिक से अधिक आय मिल सकती हो। तो किसान भाइयों, सबसे ज़रूरी जो प्रथम अहम प्रश्न है यहाँ पे कि हम पहले तो ये निर्धारित करें कि हमें किस आकार तक की मछलियाँ बाजार में बेचनी है। जो आज का समय कहता है किसान भाइयों, उसमें एक स्टैंडर्ड साइज होता है, टेबल साइज फिश, वो 1 से 1.5 किलो तक की हम मानते हैं। तो किसान भाइयों, जब हमारी मछली 1 से 1.5 किलोग्राम तक का वजन प्राप्त कर लेती है तो ऐसी स्थिति में हमको बाजार में ले जाने की ज़रूरत होती है। जब हमारी मछली 1 से 1.5 किलोग्राम तक
की हो जाती है। हमें बाजार में जो हमारा बाजार मूल्य है वो इस समय अच्छा रेट दे रहा है। ऐसी स्थितियों में हम मछलियों को अपने तालाब से निकाल करके बाजार में भेजें। और दूसरी बात ये होती है कि हमारा समय जो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जिसमें कि हमको अधिक से अधिक रेट मिले, बाजार मूल्य मिले। ऐसा समय खास तौर पे अपना उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में आता है जब मौसम थोड़ा ठंडा होता है, त्योहारों का पर्व नहीं होता, जैसे नवरात्र न हो या कोई ऐसा व्रत और त्योहार का समय न हो जिससे कि मांग हमारी घट जाए और हमारा जो रेट हो वो घट जाए। अब बात ये आती है कि हमको किस तरह निकालना चाहिए जिससे कि हमारी मछलियों में कम से कम घाव हो, कम से कम उसमें बाहरी जीवाणुओं का आक्रमण हो, जिससे कि हमारी मछलियां सड़े ना, खराब ना हो। तो किसान भाइयों, खास तौर पे हमें फंदे वाले जाल का इस्तेमाल इसमें नहीं करना चाहिए। यदि फंदे वाले जाल का इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें उनके सल्क में घाव होगा तो बाहरी आक्रमण जीवाणुओं का जो होगा, बैक्टीरिया का आक्रमण बढ़ जाएगा। और जब आक्रमण बढ़ जाता है तो ऐसी स्थिति में हमारी मछलियां जल्दी से जल्दी सड़ने लगती हैं। तो इन बातों का ध्यान देना चाहिए। अब यदि हम बाजार से मछलियों की बाजार ले जाने के लिए निकाल रहे हैं मछलियों को, तो ऐसी स्थिति में जैसे ही मछलियों को निकालते हैं तालाब से, निकालने के बाद हम करते क्या है कि उनको लाल दवा से धुलाई कर लेते हैं। लाल दवा से जब हम धुलाई कर लेते हैं तो उनमें एक बैक्टीरिया का आक्रमण कम हो जाता है। अगली बात आती है हमारी कि जब हम मछली तालाब से निकाल लेते हैं तो निकालने में और बाजार ले जाने में के बीच का अंतर 3 से 4 घंटे से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। यदि मौसम ठंडा है तब तो कोई बात नहीं है, बाजार तक माल पहुंच जाता है। यदि मौसम थोड़ा गर्म है, टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है, तो ऐसी स्थितियों में हमें उसमें बर्फ़ लगा करके ही बाजार में भेजना चाहिए। उसमें हम एक तह बर्फ़ का, दूसरी तह मछली की, तीसरी तरह बर्फ़ का, इस तरह करके बर्फ़ मछली करते हुए हम एक 3-4 लेयर तक ले जाते हैं और कार्टन भरने के बाद उसको हम बर्फ़ से बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद ही हम बाजार में ले जाते हैं। यदि मान लीजिए कि हमारी मछलियाँ ऐसी हैं जो कि जल्द खराब होने की संभावना है, ऐसे में हमें तीव्र गति के वाहन का इस्तेमाल करते हुए या इंसुलेटेड वाहन का इस्तेमाल करते हुए ही बाजार में ले जाने चाहिए, जिससे कि हमको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। कभी कभी होता क्या है कि हमें लोकल क्षेत्रीय रूप में भी मछली की लोगों की आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं, मांग बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम मछली निकाल करके जो 1 किलो से ऊपर, 1.5 किलो से ऊपर की हैं मछलियाँ, उनको निकाल करके हम अपने तालाब पे ही उनको बेच देते हैं, जिससे कि हम अधिक से अधिक लाभ अर्जित कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, जब हम मछली पालन करते हैं तो इन सब बाजार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हुए और समय को ध्यान में रखते हुए ही मछली का निष्कासन करें और उचित रूप में उचित तरीकों का इस्तेमाल करते हुए ही बाजार में लेकर के जाएं, जिससे कि हमको अधिक से अधिक लाभ हो और नुकसान होने की कम से कम संभावना हो। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। जिला पटना के कृषक शिव कुमार, आप अन्नदाता निशुल्क फोन सेवा के माध्यम से दुधारू पशुओं द्वारा अवांछित पदार्थ खा लेने पर उसे कैसे बचाएं, इसे तो जानकारी चाहते हैं। मैं आप लोगों को एक बीमारी के विषय में बतलाना चाहता हूं, जिसका नाम PRP है। फुल फॉर्म है ट्रॉमेटिक रेटिकुलोपेरिटोनाइटिस पेरिफेराइटिस, इसको हम लोग कहते हैं। इसमें होता क्या है कि जो टेस्ट बड होते हैं, जो चखने की, जो महसूस करने की जो क्षमता है, तो बहुत ही कम, नहीं डेवलपमेंट की मात्रा होती है। और होता क्या है, कभी कभी हम लोग खाने में चाय, काटी या वैसे पदार्थ जो इनको हानि पहुंचा सकते हैं, जिसमें काटिया हो सकती है, खूंखार हो सकता है, बुलेट्स हो सकता है, जो कोई भी चीज है, तो चूंकि जीभ में टेस्ट बड्स जो होते हैं कम डेवलप होते हैं, वो पचा नहीं कर पाता है, जिससे वो सीधे वो अपने रूमेन में पेट में ले जाकर वो रख लेता है। और होता क्या है पेट में, तो वो अपना मूवमेंट के द्वारा रेटिकुलम में होता है, और वही रेटिकुलम जो है हार्ट के पास वो सिचुएटेड रहता है, उसको स्थित रहता है। जब वो रूमेन कंट्रैक्ट करता है तो उसमें क्या होता है, वो काटी अगर गिला है तो वो उसको हार्ट को पंक्चर कर देता है। पंक्चर करने से क्या होता है कि हार्ट में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, साथ ही साथ कभी कभी इतना सूजन हो जाता है कि दोनों ब्रिस्केट रीजन में, ये दोनों के बीच में खूब बहुत बड़ा सा जानवर को बहुत
जबरदस्त हो जाएगा, खाना छोड़ देगा, साथ ही साथ पैखाना भी जो बराबर करेगा। निजाम के लिए करते क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट वो जो ऑटोमेटिकली मशीन द्वारा संचालित होता है, उसको हम लोग जिस रीजन पे जहाँ जो रेटिकुलम जहाँ पर होता है या उसके दाएं बाएं वो पेट के भाग पे हम लोग उसको बटन दबाकर उसको चेक करते हैं। अगर कहीं कांटे फंसा हुआ होगा तो वहाँ पर बीप की आवाज आती है। साथ ही साथ एक कंपास का भी यूज करते हैं, वो ये भी दिशा निर्धारित करता है कि किस दिशा में कंपास अगर जिस डायरेक्शन में घूमेगा तो उस डायरेक्शन में उसका जो है कांटे जो भी पदार्थ है फॉरेन बॉडीज जो है उसके पेट में वो उसका दिशा को निर्धारित करता है। किसान भाई इसका निराकरण यही है कि अगर पशु हो जाने पर तो सबसे पहले हम उसकी चिकित्सा में हायर एंटीबायोटिक प्रतिजैविक औषधियाँ देते हैं, दर्द निवारक औषधियाँ देते हैं, और इसमें अगर इससे भी आराम नहीं मिलता है तो हम लोग सर्जिकल शल्य चिकित्सा की ओर हम लोग उसको रेफर करते हैं, अग्रसरित करते हैं। शल्य चिकित्सा में हम लोग क्या करते हैं, रूमेन को हम लोग वहाँ पर ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन करने ये इस पेट पर यहाँ पे ये रूमेन है, उसके बाद वो रेटिकुलम जहाँ पर वो फॉरेन बॉडी होता है उसको हम लोग अगर सिचुएटेड अगर अच्छा है तो वहाँ से उसको निकाल लेते हैं। लेकिन जो जिसमें अगर हार्ट को अगर फॉरेन बॉडी जो है अगर पेनिट्रेट कर दिया है, उसको पार कर गया है, तो उस वैसे जानवर को बचाना मुश्किल होता है, उनकी मृत्यु निश्चित है। जब भी अपने पशुओं को चारा दें, जब भी दें तो एक बार कम से कम देख जरूर लें कि भाई जो मैं देख उनको पशुओं को जो चारा दे रहा हूँ ज्यादा तो नहीं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल के कार्यक्रम में दिखाई जाने वाली मुख्य झांकियां। वैज्ञानिक विधि से सूरण की खेती पर जानकारी। दुधारू पशुओं का खुरपका मुंहपका रोग से बचाव एवं निदान पर जानकारी। हमें उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatabihar@edv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर दोपहर 2 से 3 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।